हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक हम लोग डीएलएड 2000 यूपी डीएलएड 2025 के लिए एक ब्रह्मास्त्र चलाएंगे जिसमें आपके सारे पेपर रहेंगे और सारे टॉपिक भी रहेंगे और टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्न देखेंगे। टॉपिक कह लें या उसको लेसन कह लें या उसको पाठ कह लें, उसके वाइज प्रश्न रहेंगे। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है आपका माने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर जो 50 नंबर का होता है। अब ये 50 नंबर को प्राप्त करने के लिए किस युक्ति से, किस विधि से पढ़ें कि कम से कम 40 नंबर या 45 नंबर 48 नंबर हमको मिले। अब इसको समझिए, इसका गणित क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। पहला, ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, जो प्रश्न पेपर है, ये होता है 50 अंकों का और इस 50 अंक को प्राप्त करने के लिए लगभग 40 क्वेश्चन हमको हल करने होते हैं। कितने क्वेश्चन हल करने होते हैं? 40 क्वेश्चन हल करने होते हैं। किसके, कितने के लिए? 50 अंक के लिए। अब इसको कैसे डिवाइड करें किया गया है, जैसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी आप ये जान जाओ कि लगभग मैक्सिमम सारे पेपर जो आपके हैं उसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और अति लघु उत्तरी प्रश्न, या ऐसे कह लें बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न। तो ये सब मिला के 40 प्रश्न होंगे। जैसे कैसे, अब जो ऑब्जेक्टिव होगा इससे लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरी से भी, यहां कर लीजिए, अति लघु उत्तरी से भी लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और लघु उत्तरी से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल करेंगे तो हो जाएगा कितना? 40 प्रश्न हो जाएगा। ये होगा प्रति प्रश्न 1 नंबर का, यानी ये हो जाएगा 15 नंबर का, ये भी हो जाएगा 15 नंबर का, और ये जो क्वेश्चन होगा जो लघु उत्तरी होगा, ये प्रश्न होगा कितने नंबर का? तो ये प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 नंबर का। आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 20 50, यानी 50 प्रश्न को हल करने के, प्राप्त करने के लिए, 50 अंक प्राप्त करने के लिए 40 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। अब आते हैं दूसरे चीज पे कि हम ऐसे ही क्यों पढ़ें। अब एक और चीज थोड़ा सा आप जान लीजिए पेपर से पहले। अब ऑब्जेक्टिव तो ट्रिक मार्क होता है, आप एक अंक लिख, एक शब्द लिख देते हैं। अति लघु उत्तरी के लिए आपको 30 शब्दों को लिखना होता है। कितने शब्द? 30 शब्द। कितने? 30 शब्द लिखने होते हैं। लघु उत्तरी के लिए कितने शब्द लिखने होते हैं? 50। अब हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी करते क्या हैं, इस तरह के प्रश्नों को लिखने का उनको अनुभव नहीं है, तो क्या करते हैं कि कम टाइम मिलता है उस टाइम में पूरा लिखने लगते हैं, जिससे प्रश्न छूट जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसके कारण उनका अंक कम आता है। अतः इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा में बैठे। और ये जो ब्रह्मास्त्र हम लोग चला रहे हैं, अगर इस ब्रह्मास्त्र को आप देख के जाएंगे तो ये वास्तव में वो सफलता दिलाएगा जिसकी आपको आशा नहीं है। लगभग 90% प्लस ही आपका अंक रहेगा। अब इसमें क्या है कि जो आपका सेकेंड पेपर है, इसमें लगभग 10 टॉपिक हैं या 10 लेसन हैं या 9 लेसन है, 8 लेसन है, जैसे जिन्होंने किताबों को लिखा है उस तरह से लिखा है, और उनसे लगभग हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं। यानी इन 10 टॉपिकों से अगर 5-5 प्रश्न आते हैं तो 50 प्रश्न हो जाते हैं। तो हम इसको टॉपिक वाइज देखेंगे और 10 वीडियो में, हम 9 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आप सहयोग करेंगे तो तीनों प्रकार के प्रश्नों को, यानी 2024-16 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे। और इसको देखने के बाद हमको ऐसा जो प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका अगर व्याख्या देखते जाएंगे तो व्याख्या में अन्य प्रश्न भी हल होते जाएंगे। देखिए, किसी भी लेसन को पढ़ने से
पहले एक चीज को ध्यान में रखिए कि उस लेसन से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित एक दो परिभाषा तो आपको याद ही कर लेना चाहिए और एक दो सिद्धांत याद कर लेना चाहिए जो आना ही आना है। यहाँ तो रटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि परिभाषा रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी विद्वान की परिभाषा है। तो आइए समय न गवाते हुए हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, आप देखेंगे कि शिक्षण एक त्रिविधि प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। देखिए ये एक परिभाषा है, शिक्षण त्रिविधि प्रक्रिया है, ये परिभाषा है और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था और हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम छात्र या छात्राध्यापक कह लें सीधा सीधा, मैक्सिमम छात्राध्यापक क्या किए, इसको गलत करके आए थे, क्योंकि वो पढ़ के गए थे कि शिक्षा एक त्रिविधि प्रक्रिया है। देखिए प्रश्न दोनों में यहाँ अगर हम केवल शिक्षा जोड़ देते हैं, यहाँ पे केवल हम शिक्षा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की रूपरेखा चेंज हो जाएगी और इसके कथन के कर्ता भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे शिक्षण दिया हुआ है, अतः इस चीज को ध्यान रखिए, शिक्षण एक त्रिविधि प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, 2023 में पूछा गया, हो सकता है 25 में भी पूछे। तो एक किसका कथन है हम देख लेंगे। अब जॉनसन का है कि एडम्स का है कि बीएस ब्लूम का है कि जॉन डेवी का है, तो यह किसका है, जॉनसन का है। क्यों, क्योंकि जॉनसन ने सबसे पहले शिक्षण को 3 भागों में बांटा, शिक्षण के 3 चरणों की व्याख्या की, पूर्व क्रियात्मक, अंतः क्रियात्मक और पश्चात क्रियात्मक। यानी क्लास में जाने से पहले जो एक्टिविटी शिक्षक करता है, जैसे लेसन प्लानिंग करना या टीएलएम बनाना या टीएलए का बनाना, ये सब चीजों को उसने क्या कहा, पूर्व क्रियात्मक। दूसरा अंतः क्रियात्मक, यानी क्लास में जाने के बाद वो क्या क्या करता है। और तीसरा है पश्चात क्रियात्मक, यानी क्लास से आने से 10 मिनट 5 मिनट पहले जैसे अपनी वो टाइमिंग बनाता है, जैसे लेसन प्लान बनाता है कि हम आते वक्त जो मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे उसी को हम पश्चात क्रियात्मक कहते हैं। आप लेसन प्लानिंग में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हमको लग रहा है कि लेसन प्लानिंग तो आप अच्छे से पढ़ेंगे ही आगे। और आपको अगर इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखना है तो आप वीडियो को रोक करके और इसकी व्याख्या को पढ़िएगा, ये विकल्प क्यों नहीं सही है इसका भी विवरण दिया गया है। अतः यह वीडियो वास्तव में ब्रह्मास्त्र है अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना। यानी किस शिक्षा शास्त्री ने ये कहा कि एजुकेशन इज द कंप्लीट लाइफ। कौन सा शिक्षा शास्त्री था जो शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना। तो क्यों, कौन सा शिक्षा शास्त्री था, टीपी नन थे, स्पेंसर थे, जॉन लॉक थे, आदि शंकराचार्य थे। तो कौन थे, स्पेंसर थे। आप टीपी नन, जॉन लॉक और आदि शंकराचार्य क्यों नहीं थे, इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ के समझाएं और बताएंगे कि तो ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से ना होकर क्लास के दृष्टिकोण से हो जाएगी और ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। ब्लूम के अनुसार कितने शिक्षण के उद्देश्य हैं और ब्लूम के अनुसार कौन कौन से शिक्षण के उद्देश्य हैं। 2 प्रश्न बन सकता है। देखिए ये सेमेस्टर फर्स्ट में 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं और ब्लूम के अनुसार शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। चौथा प्रश्न जो है, साविद्या या विमुक्ति शिक्षा के उद्देश्य किस विचारधारा का माना जाता है या मानना है। किस विचारधारा का यह मानना है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति का मार्ग बताए, जो मुक्त कर दे। तो किसका है, आदर्शवादियों का है, प्रकृतिवादियों का है, प्रयोजनवादियों का है। तो ये आदर्शवादियों का है। प्रकृतिवादियों का क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति पर विशेष जोर देते हैं। प्रयोजनवादी किस पे जोर देते हैं, अनुभव पे देते हैं। और अस्तित्ववादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। आगे आप इसको पढ़ सकते हैं।
अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ही सीखना शब्द देखते हैं, अधिगम शब्द देखते हैं, लर्निंग शब्द देखते हैं, तो देखते हैं कि स्किनर ने दिया था, बट यह गलत है। किसका है? जैक्सन का है कि क्रो एंड क्रो का है कि वाटसन का है? तो किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दिया था। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने गुण स्तर होते हैं? देखिए वही क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो यहाँ शिक्षण के यहाँ भी 3 स्तर होते हैं। अगर पूछता है 1 2 3 तो 3 ही स्तर बोलेंगे। कौन कौन? इसमें स्तर पूछ रहा है ना, स्तर यानी लेवल, कितने लेवल होते हैं? तो 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। देखिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षण के 3 स्तरों का नाम लिखिए, या शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से हैं, और दे देगा इन तीनों को, स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। एक और दे देगा, इसमें से सभी या कोई और स्तर दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस पे एक और प्रश्न बन सकता है, अतः आप इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा था? बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? एलन गेज ने कहा था, रायबर्न ने कहा था, B.O. स्मिथ ने कहा था, सीकोड ने कहा था। तो किसने कहा था? एलन गेज ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ अन्य विकल्पों का खंडन भी किया गया, आप वीडियो को स्टॉप करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें नियम, जिनमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो ये पूछ रहा है किसने कहा था? रूसो ने कहा था, रैम्पट ने कहा था, हर्बर्ट ने कहा था, या R.K. शर्मा ने कहा था? तो किसने कहा था? रैम्पट ने कहा था। और ये क्यों नहीं कहे थे, इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ आप भी तो करिए। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? वाटसन का है, रायबर्न का है, एंडरसन का है, रैम्पट का है? तो एंडरसन का है। एंडरसन क्या कहता है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। किसने कहा? एंडरसन ने कहा था। ये मैक्सिमम इसमें कथन ही हैं जिनको आपको याद करना होगा, रटना होगा। अगला, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। देखो ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। कौन ध्यान रखेगा? अध्यापक ध्यान रखेगा। शिक्षण करते समय अध्यापक किन बातों का ध्यान रखेगा? पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, समयावधि का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए, परीक्षा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक तो ये है कि बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ही प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। मैं भी जो पढ़ा रहा हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पढ़ा रहा हूं, आपकी रुचि और मानसिक स्तर को देख के नहीं पढ़ा रहा हूं। लेकिन सही उत्तर क्या होगा? बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर के आधार पे क्यों आधार बना के ध्यान में रख करके और क्लास को प्रभावी तरीके से पढ़ाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, छात्र की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह बड़ी शानदार ही परिभाषा है। छात्र की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं, तथ्यों से होनी चाहिए, शब्द, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं होनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। पेस्टोलॉजी एक बड़े दार्शनिक हुए और उनका कथन है कि जो शिक्षा होनी चाहिए स्थूल वस्तु और तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, संपूर्ण जीवन
ही शिक्षा है। यह प्रश्न एक बार और ऊपर आ चुका है, आप सर्च करके देखेंगे। अगर आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर रही है कि कहाँ पे हम पढ़े थे, कंप्लीट लाइफ, एजुकेशन इज द कंप्लीट लाइफ, तो आपको समझ में आएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप इसको सर्च करिए। यानी ऊपर हम पढ़ाए हैं, अपने दिमाग में सर्च करना है। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है, संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है, स्पेंसर का है, जॉन डेवी का है, टी.पी. नन का है। तो यह प्रश्न किसका है? स्पेंसर का है। अगला जो प्रश्न है अद्वैत से संबंधित है। किससे है? ज्ञानात्मक से है, क्रियात्मक से है, भावात्मक से है, सभी से है। तो अद्वैत से किससे संबंधित है? सभी से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पे शिक्षण नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक का स्वास्थ्य ठीक, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा है तो कर लेंगे। बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना और व्याख्या। देखिए जहां पे सर्वांगीण विकास की बात आ जाए तो सारे ऑप्शनों को भूल जाइएगा और इस ऑप्शन का सिलेक्शन कर दीजिएगा, वो सही होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। प्राचीन कालीन विधियां कैसी थी या कौन सी विधियां थी? ये 2017 में पूछा है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित और पाठ्यक्रम केंद्रित। तो आपको याद है कि पहले गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, जहां पे शिक्षक ही सब कुछ होता था। यानी कहा जाता था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु क्या होता था? ब्रह्मा और विष्णु से भी बड़ा होता था। अतः जो शिक्षा होती थी कैसी होती थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, न कि बाल केंद्रित शिक्षा होती थी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे आंसर शिक्षक केंद्रित। अब शिक्षक ही निर्धारण करता था कि किसके बच्चे को सैनिक बनना है, किसके बच्चे को राजा बनना है। अगला, लेकिन आज इसके उलट है। अगर ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय में शिक्षण विधियां कौन सी हैं, तो कौन सी होगी? बाल केंद्रित होगी। अगला, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह किसने कहा था? रिपीटेड क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग में सर्च करिए कि ये कहां हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा था? 2019 में पूछा गया है। एलन गेज ने, रायबर्न ने, V.O. स्मिथ ने, असीकोड ने। तो किसने कहा है? एलन गेज ने कहा है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं होती हैं। 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं और 5 होती हैं। तो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन? पूर्व क्रियात्मक, अंतः क्रियात्मक और पश्च क्रियात्मक, ये तीनों होती हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति कैसी है? विज्ञान है। अब यहाँ पे गणित मान लीजिए कि गणित लिखा हुआ है, गणित है, कला विज्ञान दोनों है, इसमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं? कला और विज्ञान दोनों होती हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा की प्रमुख क्रिया क्या है? आसान सा प्रश्न है। शिक्षा की प्रमुख क्रिया क्या है? प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन, सब कुछ करते हैं। जैसे हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण भी कर रहे हैं, क्रियान्वयन भी करते हैं। तो क्या है? सभी है। अगला प्रश्न, शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है? 2016 में पूछा गया है। मार्गदर्शन, सिखाना तथा सूचना देना, प्रेरित करना, क्रियाशीलता और संबंध स्थापित करना, ये सभी है शिक्षा का काम। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसमें से 20 जो प्रश्न हम लोग देखे हैं, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो मैक्सिमम समझ जाइए कि इसमें से, मैंने इस लेसन को तो हम पढ़ रहे हैं केवल 5 प्रश्न के लिए, तो 2 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी 2 नंबर तो हम कंफर्म कर लेंगे इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, यानी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको थोड़ी सी भी रुचि है तो इस वीडियो को आगे देखिएगा। अब अति लघु उत्तरी प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। अब इसका ध्यान आपको रहे कि 30 शब्दों में उत्तर देना है। हम थोड़ा सा ज्यादा शब्दों में लिखे हैं, आप 30 शब्दों में, यानी 30 शब्द मतलब 1 से 1.5 लाइन, इससे ज्यादा मत दीजिएगा टाइम।
प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है, यह प्रश्न पूछा गया 2022 में। तो आप क्या करेंगे, या तो आप प्रशिक्षण की एक परिभाषा कोई लिख देंगे, गेज की या स्मिथ की, जिसकी भी परिभाषा आपको याद हो, या अगर याद नहीं है परिभाषा तो आप लिख सकते हैं प्रशिक्षण का अभिप्राय किसी विशेष कार्य या कौशल को कुशलतापूर्वक करने की प्रक्रिया से है, इसमें व्यवहारिक अभ्यास पर बल होता है, यह शैक्षणिक से अधिक व्यावसायिक होती है, प्रशिक्षण व्यक्ति को दक्ष बनाता है जिससे यह किसी पेशेवर कार्य को सटीकता से प्रदर्शन कर सके। ये एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, शिक्षण की दो विशेषता लिखिए। यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षण की किसी दो विशेषताओं को लिखना है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अभी इसको हम पढ़े भी हैं, किसने ये कहा था, दिमाग में क्लिक करिए। दूसरा है, यह द्विमार्गी संप्रेषण पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर और टाट यानी शिक्षक और छात्र दोनों का होना अनिवार्य होता है और दोनों को सक्रिय होना पड़ता है। तीसरा प्रश्न जो है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। इस सेमेस्टर फर्स्ट में 2019 में पूछा गया है। परिभाषा, शिक्षण की परिभाषा लिखना है। ऊपर बहुत सारी परिभाषा पढ़े हैं हम लोग, अब उससे हटा करके दूसरी परिभाषा कुछ मैं लिखा हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी को सत्य, सौंदर्य और सद्गुण की ओर प्रेरित करता है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर जॉन समर की है। आप दो परिभाषा याद कर ही लीजिए, जिसकी भी याद करें। दो परिभाषा हम स्टार्टिंग में कहे थे कि आपको याद करना ही करना होगा। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षण के किसी दो उद्देश्यों को लिखिए। अब शिक्षण का दो उद्देश्य लिखना है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसको बना के भी लिखा जा सकता है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। छात्र के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास को सुनिश्चित करना, पहला उद्देश्य। दूसरा, समाज उपयोगी नागरिक बनाना। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा से क्या तात्पर्य। 1 नंबर के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जिसको 30 शब्दों में जिसका उत्तर देना है। शिक्षण से क्या तात्पर्य है, एक परिभाषा लिख सकते हैं या ये मीनिंग भी लिख सकते हैं कि शिक्षण से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक छात्र को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध होती है, यानी यह छात्र की पूर्ण वृद्धि प्रक्रिया है जो व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाती है। अगला क्वेश्चन जो है, जो 2017 में पूछा गया है, शिक्षण का व्यापक एवं संकुचित अर्थ स्पष्ट कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए, व्यापक अर्थ को एक लाइन में, शिक्षण का अर्थ जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिगम कराना है। और संकुचित में क्या है, केवल कक्षा तक सीमित पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा देना ही शिक्षण है। अगला प्रश्न, शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, शिक्षण की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो आप कोई एक परिभाषा लिख दीजिएगा, जो परिभाषा आपको याद होगी। शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए, ज्ञान का विस्तार करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना। आसान सा है, छोटा सा है, आप याद कर लेंगे तुरंत, बहुत समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। शिक्षण प्रक्रिया में देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है। अब तक हम लोग उन प्रश्नों को पढ़ रहे थे जो प्रश्न आए हुए हैं, अभी ये प्रश्न ऐसे हैं जिनके आने की संभावना है। शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो शिक्षण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन, औपचारिक, अनौपचारिक और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब पूछ सकता है, शिक्षण के 2 सिद्धांत बताइए। तो 2 सिद्धांत क्या क्या बता सकते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पहला, और दूसरा प्रतिफल का सिद्धांत। अगला प्रश्न, यानी इस वीडियो को देखने के बाद इस लेसन से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं। उत्तम शिक्षक की कोई 2 विशेषता बताइए। बड़ा आसान है। कौन कौन सी विशेषता है, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए और सहानुभूति का व्यवहार उसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। देखिए, ये कंफ्यूज करता है बहुत सारे लोगों को और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। शिक्षण ज्ञान आधारित है जबकि प्रशिक्षण कौशल आधारित होता है। एक लाइन में उत्तर दीजिए। शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है।
ये अंतर कई बार पूछता है, आप अपने शिक्षक से पूछिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है? शिक्षण अधिगम को प्रेरित करता है, दोनों परस्पर पूरक हैं। शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? प्रेरणा छात्र को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार करती है। प्रेरणा किसे कहते हैं, इसको आप पढ़िएगा। प्रेरणा और अभिप्रेरणा में क्या अंतर है? शिक्षण में मूल्यांकन की भूमिका क्या है? मूल्यांकन शिक्षा की दिशा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। शिक्षण विधियों के उदाहरण दीजिए। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं। शिक्षण के गुणात्मक पक्ष क्या होते हैं? शिक्षण के गुणात्मक पक्ष होते हैं संवादात्मकता और सक्रिय सहभागिता। शिक्षण में संप्रेषण का क्या स्थान है? सफल शिक्षण हेतु स्पष्ट और प्रभावी संप्रेषण आवश्यक है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? वे साधन जो शिक्षक को रोचक और स्पष्ट बनाते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल, ऑडियो और वीडियो। ये क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षक सहायक सामग्री मुख्यतः दो तरह की होती है। एक को हम TLM कहते हैं, दूसरे को TLA कहते हैं। आप इसका फुल फॉर्म ढूंढिएगा कि TLA का फुल फॉर्म क्या होता है, TLM का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न, शिक्षण में अगर नहीं आता है तो हमको कमेंट करेंगे। शिक्षण में वातावरण की भूमिका बताइए। सकारात्मक वातावरण शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बनाता है और नकारात्मक वातावरण शिक्षक को प्रभावहीन कर देता है। शिक्षक की भूमिका क्या है? किसमें? शिक्षण में। शिक्षण में जो शिक्षक की जो भूमिका है वह मार्गदर्शक है, प्रेरक है, मूल्यांकन दाता होता है। शिक्षण में तकनीक का प्रयोग कैसे होता है? कैसे होता है? प्रोजेक्ट के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो, मोबाइल ऐप इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो नवीन प्रश्न हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है। शिक्षण का समाज से क्या संबंध है? बहुत सारा संबंध है। शिक्षण समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही नागरिक तैयार करता है। शिक्षण में भाषा की क्या भूमिका है? भाषा संप्रेषण और समझ का माध्यम होती है। बस इतना लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है। शिक्षण का सरलतम अर्थ क्या है? ज्ञान, कौशल और मूल्यों का संचरण होता है। शिक्षण किस क्रिया पर आधारित होती है? द्विमार्गी होती है। शिक्षण की प्रकृति क्या है? गत्यात्मक है, डायनेमिक है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और अधिगम का उद्देश्य भी यही है, शिक्षा का उद्देश्य भी यही है। शिक्षण में सफलता का आधार क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति। प्रभावी शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? छात्र की सक्रिय भागीदारी। शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के। कौन कौन? औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। शिक्षण किस पर निर्भर करता है? छात्र की आवश्यकताओं पर। अगर छात्र में आवश्यकता नहीं है तो शिक्षण किसी काम का नहीं है। शिक्षण किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? अधिगम प्रक्रिया से। शिक्षण में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? प्रगति की जांच है तो मूल्यांकन आवश्यक है। एक सफल शिक्षक की पहचान क्या है? प्रेरक और मार्गदर्शक होना चाहिए। शिक्षण की आधारशिला क्या है? क्या है आधारशिला? उसकी योजना है, योजना के थ्रू वो काम करता है। शिक्षण का मूल तत्व क्या है? संचार है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक और प्रेरक की होती है। शिक्षण के कौन दो स्तर हैं? सामान्य स्तर और विशिष्ट स्तर हैं। शिक्षण के लिए कौन से संसाधन आवश्यक हैं? TLM और TLA। अभी हम बात कर रहे हैं, केवल TLM लिखा गया है, TLA भी उपयोग में लाया जाता है। अधिगम के बिना शिक्षण का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है, शून्य है। शिक्षण किसका माध्यम है? व्यक्तित्व निर्माण का। शिक्षण की सफलता किन पर निर्भर करती है? विधि, शिक्षक और वातावरण पे। शिक्षक में सिद्धांतों की भूमिका क्या है? मार्गदर्शन देना। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अति। जो लघु उत्तरी प्रश्न थे वो तो पढ़ लिए। अब कुछ लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपको मैं बताया था 10 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। जो पहला प्रश्न है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। ये प्रश्न लघु उत्तरी में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अति लघु उत्तरी में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये 2023 में पूछा है, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर है। ट्रेनिंग और टीचिंग में क्या अंतर? डिफरेंट बिटवीन ट्रेनिंग एंड टीचिंग। तो अब टीचिंग किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों को सिखाता है।
और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष कार्य या पेशे के लिए व्यक्ति को व्यवहारिक कौशल सिखाया जाता है। अब यहाँ पे हम उसमें दोनों में अंतर अच्छे से किए हैं, यानी उद्देश्य के आधार पर, पद्धति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर और समयावधि के आधार पर। जो शिक्षण होता है उद्देश्य के आधार पर ज्ञान और सोच का विकास करता है। प्रशिक्षण जो होता है व्यवहारिक कौशल का विकास करता है। पद्धति जो होती है शिक्षण की सैद्धांतिक होती है। प्रशिक्षण की जो पद्धति होती है व्यवहारिक होती है। विद्यालय क्षेत्र जो होता है विद्यालय महाविद्यालय होता है। और जो प्रशिक्षण का क्षेत्र होता है वो होता है उद्योग, तकनीक संस्था। समय जो होती है शिक्षण की वो दीर्घकालिक होती है और प्रशिक्षण का जो समय होता है अल्पकालिक होती है। ऐसे आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैक्सिमम 50 वर्ड ही लिखना होता है। तो अगर आप इतना भी लिख दें, ऐसे बना के लिख दें या इतना लिख दें, नंबर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप प्रीफर इसी को करिएगा क्योंकि डीएलएड का है, बीएड नहीं है ये। अब देखिए ब्लूम द्वारा समर्पित शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो ब्लूम अगर डीएलएड में पूछता है, 23 में पूछा है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 3 लिख देना है। क्या, कौन कौन से? ज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और तीसरा क्या है? मनोदैहिक क्षेत्र। लेकिन मैं इसको स्क्रॉल धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप पढ़ लें, इसको स्टॉप करके और पढ़ लें क्या है, कैसे हुआ। अगर हम बताते चलेंगे तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। ठीक है, उनके डोमेन क्या क्या हैं सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? ये 2019 में प्रश्न पूछा गया। उत्तम शिक्षण की ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तम शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्यों की स्थापना होनी चाहिए, प्रेरक और उत्साहवर्धक वातावरण होना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण कौशल होना चाहिए, मूल्यांकन आधारित शिक्षण होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलना चाहिए, आवश्यकता अनुसार नवाचार का उपयोग होना चाहिए। अब देखिए शिक्षण क्या है इसकी परिभाषा दें, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं। राधा कृष्णन की परिभाषा याद कर लीजिए या डॉक्टर कृष्णमूर्ति की, यानी एक परिभाषा आप लिखिए, 2 पूछता है 2 लिख दीजिए। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान का विस्तार, व्यवहार में परिवर्तन, जीवन कौशल विकास और समाज उपयोगी नागरिक तैयार करना होता है। शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है जिसमें उद्देश्यों की योजना, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री, गतिविधियां और मूल्यांकन शामिल होते हैं। अब शिक्षण के प्रकार बताइए, ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम लोग। शिक्षण को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है: औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सहयोगात्मक शिक्षण, आत्मनिर्देशित शिक्षण। शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं? अभी ऊपर हम लोग 2 सिद्धांत के बारे में बात किए थे, अब यहाँ पे लगभग 4 सिद्धांत दिया गया है। शिक्षण के सिद्धांत: उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रतिफल सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उत्तम शिक्षक की विशेषता क्या होती है? इसको तो आप अपने से लिख सकते हैं या इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लिख सकते हैं। शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है, इसका ऊपर जिक्र किया जा चुका है और आप पढ़ सकते हैं इसको। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये अपने मन से भी लिख सकते हैं और पढ़ के भी लिख सकते हैं। शिक्षण अधिगम का संबंध स्पष्ट कीजिए, ये इसको पढ़ लीजिएगा। शिक्षण अधिगम का प्रेरक है। एक प्रभावी शिक्षक अधिगम को सुगम बनाता है, एक प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुगम बनाता है। शिक्षक जिस तरीके से पढ़ाता है वह यह तय करता है कि छात्र किस हद तक सीखता है। यदि शिक्षण प्रेरणादायक, रोचक और उपयुक्त विधियों से हो तो अधिगम स्वतः ही सशक्त हो जाता है। उद्देश्य आधारित शिक्षण क्या होता है? मूल्यांकन शिक्षण में क्या महत्व है? मूल्यांकन का शिक्षण में क्या महत्व है? मूल्यांकन के बिना शिक्षण की कोई मतलब ही नहीं है। प्रेरणा आधारित शिक्षण की विशेषता बताइए। शिक्षण में तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे मोबाइल, प्रोजेक्टर। एक सफल कक्षा प्रबंधन, साफ सुथरा कक्षा
संबद्धता, गतिविधि आधारित शिक्षण, छात्र सहभागिता, सकारात्मक संबंध, अच्छे कक्षा प्रबंधन के तत्व हैं ये। शिक्षक का व्यवहार छात्र पर कैसे प्रभाव डालता है, तो ये तो क्या है, समाज का आईना है और एक शिक्षक से देख के छात्र बहुत सारी चीजें सीखता है। ये हम इसलिए विस्तृत आपको नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये शिक्षण सामग्री नहीं है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाई हुई सामग्री है और आप इसको रुक रुक के पढ़ेंगे। अब शिक्षण सहायक सामग्री TLM क्या है और क्यों आवश्यक है, हम आपको बताए थे। TLM के साथ में TLA भी पढ़िएगा। TLM के साथ में क्या क्या पढ़ लेना है, TLA, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा TLM के साथ में कि TLA क्या है, भूलिएगा मत, क्योंकि TLA भी पूछ सकता है। अगला है अधिगम स्तर निर्धारण में शिक्षक की क्या भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। रचनात्मक शिक्षण क्या है, यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र अपने अनुभवों व ज्ञान के आधार पर स्वयं अधिगम का निर्माण करते हैं, शिक्षक केवल सहायक की भूमिका में रहता है। अधिगम सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण की योजना कैसे बनाई जाती है, इसको बड़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आप पढ़िएगा। इसमें शिक्षण की योजना थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे आदि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। यदि अधिगम सिद्धांतों को अपनाया जाए तो शिक्षण वैज्ञानिक, सुसंगत और प्रभावी होता है। जैसे रिइंफोर्समेंट सिद्धांत का प्रयोग कर छात्र को बार बार अभ्यास कराया जा सकता है। शिक्षण में फीडबैक प्रक्रिया क्या होती है, फीडबैक वह प्रक्रिया है जो शिक्षक को छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी देती है और छात्रों को अपनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। अब देखिए, ये बड़ी क्लासों में, यानी जो पूरी क्लास हमारी होती है उसमें हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। अब देखिए, शिक्षण के बारे में विधिवत यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगर आप पेड क्लास लेते हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे में शिक्षण, इसकी प्रस्तावना है और एक लाइन में समझना चाहें तो शिक्षण क्या है, शिक्षक, शिक्षण सामग्री, विधि, छात्र और प्रक्रिया, इसको यानी फीडबैक, इसको मिला के ही शिक्षण बन जाता है। ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, अतः हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, देखिए विधिवत परिभाषाएं लिखी गई हैं, कई सारी परिभाषाएं हैं, आप परिभाषा यहाँ से पढ़ सकते हैं, बताना नहीं है, कई दसों परिभाषाएं हैं। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। शिक्षण की, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, आया था ना प्रश्न, यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं इसको। अतः इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन पे काम करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा, ताकि इससे शिक्षक का क्या होता है, मनोबल हाई रहता है। थैंक यू।